आज स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग का लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डाटा को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ की हेल्प से किस किस तरीके से हम एक डाटा को शो कर सकते हैं, वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। और ये लेक्चर अगर समझ आ गया तो ये मान लो कि ये पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट में बताया था कि एक डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के 5 तरीके होते हैं। एक होता है पिक्टोग्राफ, एक बार ग्राफ होता है, एक डबल बार ग्राफ होता है, एक हिस्टोग्राम होता है और एक पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ। इन सब के बारे में आप जो है ना छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, 5th 6th 7th क्लास में। ये जो है ना ये आपके लिए बिल्कुल नए हैं, ये आपके 8th क्लास के अंदर नए आए हैं। और इस 8th क्लास के अंदर जो हम मेन क्वेश्चन करेंगे वो एक तो बार ग्राफ के, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर यही है, बार ग्राफ, एक हिस्टोग्राम और एक पाई चार्ट। तो ये टिक कर लो, ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस पिक्टोग्राफ और डबल बाराग्राफ की तो मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि ये क्या होता है, कैसे बनता है और इससे कोई इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, पिक्टोग्राफ की। ये तो आप 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि पिक्चर की हेल्प से अगर हम किसी डाटा को दिखाते हैं तो उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ये क्या है? एक पिक्टोग्राफ है। जैसे मान लो ये कार दे रखी है, एक कार की पिक्चर जो है ना वो 100 कार को शो करेगी, यानी कि ये जो एक कार बनाई हुई है ना, इसका मतलब यहाँ पे एक नहीं है, कितनी है? 100 है। ये डाटा क्या दे रखा है आपको? 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार, यानी कि कार का ये एक सिंबल 100 कार के बराबर है। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई? ये क्या है? कोई कंपनी है, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में कितनी कितनी कारें बनाती है अपनी फैक्ट्री के अंदर या अपने शोरूम में, वो आपको जो है ना गिवन है इस डाटा के अंदर। देखो, जुलाई के महीने में ये कितनी होगी? 100 कार होगी, ये भी 100 होगी। ये आधी है तो आधी कितनी होगी? 50 हो जाएगी, तो मतलब कितनी होगी? 250। ऐसे ही ये कितनी होगी? 100, 100 और प्लस 100, टोटल कितनी हो जाएगी? ये 300 होगी। इसी तरह से नीचे वाला देख लो, ये कितनी होगी? आपकी 400 होगी। अब क्वेश्चन के आंसर आपसे दे सकते हो, हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई? जुलाई में कितनी कार प्रोड्यूस्ड हुई? 250 कार्स। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड? सबसे ज्यादा कार किस मंथ में प्रोड्यूस की गई? सितंबर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सितंबर। लेकिन 8th क्लास के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू नॉलेज देने के लिए कि ऐसा होता है पिक्टोग्राफ और इस तरह से उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब हम सेकंड करते हैं, ये हो गया हमारा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बार ग्राफ की हेल्प से हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बार ग्राफ देखो, 6th क्लास के अंदर बच्चे को सिखा दिया जाता है कि किस तरीके से हम एक डाटा को बार ग्राफ से शो कर सकते हैं। बार ग्राफ में क्या होता है? देखो, ये एक बनाया हुआ है बार ग्राफ, आपने हमेशा देखा होगा। इनको क्या बोलते हैं? ये जो है ना ये बना रखी है, इसको हम बार बोलते हैं। ये पूरी जो चीजें बनाई हुई है इसने, ये मैं जो शेडिड कर रहा हूँ, ये क्या है? बार है। ऐसे ये भी क्या है? बार है। ये भी क्या है? बार। इन सबको हम क्या बोलते हैं? अलग अलग से बार बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बार है। अब इसके अंदर देखो, आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, सबसे पहले आपको ये सीखना है। ए डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग बार्स। बार क्या होती है? ये वाली मैंने बताया था। ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसी। जितनी भी ये बार होती है ना, उनकी सभी की विड्थ क्या होती है? एक जैसी। जैसे कि मान लो ये जितनी चौड़ी है, जितनी वाइड है, उतनी ही ये है, उतनी ये है, उतनी ये है और उतनी ये। ठीक है, जैसे ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। ये मान लो ग्राफ पेपर है, तो बार ग्राफ बनाते कैसे हैं हम? मान लो यहाँ पे हमने लिख दिए 2003, 2004, 2003 से लेकर 2004, फिर यहाँ पे एक और ईयर लिख देंगे। तो पहले जितनी भी इसकी फ्रीक्वेंसी है वो मान लो हमने ऐसे बना दी, फिर बीच में एक कॉलम या एक स्क्वायर हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरे साल के लिए बनाते हैं, फिर एक छोड़ के फिर तीसरे साल के लिए बनाते हैं। यानी कि बार ग्राफ के अंदर हर 2 बार के बीच में, ये फर्स्ट बार है और ये सेकंड बार है, इनके बीच में क्या होता है? ये बच्चों गैप होता है। ये क्या होता है? गैप होता है। ये बार ग्राफ की निशानी होती है। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है? देखो, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। कहता है ये जो ऊपर वाला आपको ग्राफ दिखा रखा है ना, ये क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है? आपको पहले ये बताना है। ये क्या है? देखो, एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर का मतलब 2003 से 4, 2004 से 5। जैसे आप स्कूलों में पढ़ते हो, मान लो आपने +2 पास करी 2002 में, यानी कि मार्च 2002 में आपने एग्जाम दिए, तो उसको पता है कौन सा एकेडमिक ईयर बोला जाता है? 2001 2002 बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 2002 में तो आपकी पढ़ाई पूरी होगी। तो इसमें ये सारे एकेडमिक ईयर दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th,
यानी कि मान लो एक हम स्कूल की बात कर रहे हैं, ये मान लेते हैं हम डीएवी स्कूल है। ये कौन सा स्कूल है? डीएवी हम मान लेते हैं। इस डीएवी स्कूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर क्लास 8th में कितने स्टूडेंट थे वो हमारे को गिवन है। 2003-2004 जो सेशन था, इस सेशन के अंदर 8th क्लास में कितने बच्चे थे? देखो यहाँ से ज्वाइन करो, ये कितना है? 100 है, मतलब कि 100 बच्चे थे। 2002 से 2004 से 5 में बच्चे कितने हो गए? देखो 200 हो गए। फिर 5-6 के अंदर बच्चे कितने हो गए? देखो 250 हो गए। फिर 6-7 में बच्चे कितने हो गए? 300 हो गए। और फिर 7-8 के अंदर बच्चे कितने हो गए? बढ़ के 350 हो गए। यानी कि हर साल डीएवी स्कूल के अंदर 8th क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इंक्रीज होते गए हैं। ये ग्राफ तो यही शो कर रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है? पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो मैं पहले क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखूंगा? दिस बार ग्राफ सिर्फ आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, और कोई मैथमेटिकल इसमें कुछ भी मुश्किल है नहीं। दिस बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class 8th in class 8th in different sessions अलग अलग सेशन के अंदर कितने बच्चे थे क्लास 8th के अंदर, ये बार ग्राफ हमारे को ये बता रहा है। बस इतनी तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये। अब देखो क्वेश्चन और आते हैं आपके। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम। कहता है किस साल इंक्रीज जो है ना वो सबसे ज्यादा हुआ है। देखो इंक्रीज तो हर साल ज्यादा हुआ है, बढ़ता गया है, ग्राफ देख लो बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज किस साल हुए हैं आप मेरे को बताओ। पहले यहाँ पे 100 स्टूडेंट थे, अब कितने हो गए? 200 हो गए। कितना इंक्रीज हुआ बताओ? 100 का। यहाँ पे 200 से 250 हो गए, कितने का इंक्रीज हुआ? सिर्फ 50 का। यहाँ पे भी 50 बढ़े और यहाँ पे भी 50 बढ़े। इंक्रीज किस साल सबसे ज्यादा हुआ है? आपका 2004-5 के अंदर, क्योंकि 4-5 में स्टूडेंट 100 बढ़ गए सीधे ही है ना, 100 से 200 हो गए। तो क्या लिखेंगे? इन द ईयर 2004-5 इस साल जो है ना स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लो इसी का। थर्ड में कहता है इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। किस साल में स्टूडेंट सबसे ज्यादा है? तो किस साल में है? 2007-8 में। आपको दिख ही दे रहा है ग्राफ से कि 7-8 सेशन में इस स्कूल के अंदर 8th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या है? सबसे ज्यादा है। फिर कहता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको ट्रू फॉल्स बताना है इस ग्राफ को देख के। बताओ क्या इन्फॉर्मेशन पूछ रखी है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस का मतलब क्या होता है? डबल दैट ऑफ 2003-4। मतलब ये कहता है 2005-6 में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है इस स्कूल के अंदर 8th क्लास में, वो 2003-4 वाले स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में डबल है। देखो 2003-4 कहाँ पे है? ये रहा। कितने हैं यहाँ पे बताओ? 100 है। और 5-6 में कितने हैं? 5-6 ये रहा। ये कितने है? 250 है। कौन बच्चा कहता है कि 250 जो ना वो 100 का डबल होता है? डबल थोड़े होता है, 100 का डबल तो 200 होता है। तो क्या लिखेंगे हम? इट इज फॉल्स। क्या लिख देंगे? इट इज फॉल्स। फॉल्स ये कह रहा है डबल है, हम कह रहे हैं डबल तो नहीं है, क्योंकि 100 का डबल तो 200 होता है। हाँ, अगर ये 2004-5 की बात करता तब ट्रू होता, लेकिन 5-6 की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? फॉल्स है। ये बार ग्राफ होता है आपका। बस अब देखो ये आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के अंदर क्या होता है? होता है ऐसा ही है बार ग्राफ, उसमें एक ही ग्राफ से हमारे को दो तरह के डाटा की इंफॉर्मेशन एक साथ मिलती है। यानी कि जैसे मान लो एक बच्चा है, उस बच्चे ने 7th क्लास में और 8th क्लास में मान लो 2 साल उसने लगातार 7th और 8th की पढ़ाई करी। नॉर्मल है ये तो। आपका हर सब्जेक्ट के अंदर स्कोर क्या था? 7th क्लास में क्या था मान लो, मैथ में, 8th में क्या था, फिर वही साइंस में 7th में कितने आपके मार्क्स थे, 8th में कितने थे, फिर एसएसटी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर 2 सालों का डाटा एक साथ दिखा देगा ये ग्राफ कि 2007 में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी और 2008 में परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, एक ही स्टूडेंट होगा। तो ये सारी चीजें मैंने लिख के रख रखी है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब देखो ये सारी मैंने यही चीज बताई है कि एक स्टूडेंट ने मैथ्स में 7th क्लास में अच्छा परफॉर्म किया था या फिर 8th क्लास में, ये हमारे को इस ग्राफ से पता लग जाएगा। देखो कैसे पता लगेगा, ये ग्राफ बना रखा है। ठीक है, इस ग्राफ में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या इंफॉर्मेशन देता है। ये 2005-6 है, ये 2006-7 है। कौन सा? देखो ये शेडिड है, ये क्या है? शेडिड। जो बार शेडिड है ना
वो तो 2006-7 के लिए है। और जो अनशेडिड है ये क्या है बच्चों, अनशेडिड, यानी कि शेडिड नहीं है, ब्लैंक है ये कैसा है, ब्लैंक है। देखो इसके अंदर ये क्या है, ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक और ये ब्लैंक है ना, ये शेडिड है इधर वाला, ये शेडिड है ग्रे कलर में, तो ये क्या है 2006-7 को शो कर रहा है। नीचे क्या लिख रखे हैं, सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी ये दे रखे हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स लिए हैं। अब मैं बताता हूँ इस ग्राफ का मतलब क्या है। ये कहता है कि मैथमेटिक्स के अंदर एक स्टूडेंट ने 2005-6 के अंदर कितने नंबर लिए थे, कौन बच्चा बता सकता है, आप सोच के देखो। 2005-6 वाला कॉलम कौन सा है बता दो, ये वाला है। ये कौन सा है बच्चों, 2005-6 वाला है, ठीक है, ब्लैंक वाला। मैथ के अंदर स्कोर, मैथ सब्जेक्ट देखो कितना स्कोर है, कहाँ से जाके टच होता है, ये 30 पे, तो ये स्कोर कितना है आपका 30। ऐसे सारे बना लो, ये कितना है 60, ये कितना है आपका बताओ 50, और ये कितना होएगा फिर आपका देखो 50 और 60 के बीच में है ये बिल्कुल, है ना, मतलब 60 नहीं है तो कितना हो गया 55 हो गया। फिर ये कितना होएगा आपका देखो, ये होएगा आपका 40 और 50 के बीच में है, यानी कि 45, और ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, इक्वल है इसके। ये भी 50 है और ये घट के कितना हो गया 45 हो गया, और ये कितना है देखो आपका शायद 60, हाँ 60 है, और ये भी कितना है 60 है। तो ये मैंने सारे मार्क्स लिख दिए, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि वो बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन शो करता है, ऐसे ही ये बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन शो करता है बताओ। क्या लिखेंगे हम आंसर अपना, दिस ग्राफ शोज, दिस ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट, है ना, ये परफॉर्मेंस ही तो है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये क्या है, सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन 2005-6 एंड 2006-7। इसको हिंदी में ये बोलेंगे कि यह ग्राफ एक ही स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट में 2005 और 2006 के अंदर उसने कैसा परफॉर्म किया ये शो करता है। अगर मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको इंग्लिश में नहीं लिखना था, कम से कम हिंदी में तो लिख दो, ताकि एग्जामिनर को ये तो लगे कि बच्चों को कम से कम नॉलेज तो है, मैथ की तो नॉलेज है, इंग्लिश की नॉलेज ना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट लिखना आपको किस में है, इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश नहीं लिखनी आती छोड़ के मत आना, हिंदी में लिख देना, ठीक है। इसमें ये कहता है सेकेंड क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट, मोस्ट का मतलब क्या होता है, द मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा। कहता है किस सब्जेक्ट में बच्चे की इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा हुई है। इम्प्रूवमेंट का मतलब 2005-6 में उसने परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं किया था जितना कि 2006-7 में किया। आप खुद देख लो, मैथ सब्जेक्ट है, पहले इसके नंबर कितने आए थे 30 2005-6 में, अब सीधे ही कितने हो गए 60, मतलब कि डबल हो गए। बाकी कोई भी ऐसा साल दिख रहा है आपको जिसके अंदर इसने इतना इंक्रीज किया हो, मतलब कि इतना अच्छा परफॉर्म किया हो कि सीधे मार्क्स डबल हो गए। यहाँ पे देखो 50 से 55 हुए हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है ना, 10% का फर्क पड़ा। यहाँ पे भी बहुत कम फर्क पड़ा, यहाँ तो इसकी परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, और यहाँ तो इक्वल रही है। यानी कि हिंदी में तो यहाँ पे भी 60 मार्क्स है और यहाँ पे भी 60 है। तो आंसर क्या आएगा अपना सेकंड क्वेश्चन का, इन मैथ्स, मैथ सब्जेक्ट में इसकी इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा हुई है। टीचर खुश है कि पिछले साल तूने 30 मार्क्स लिए थे, अब सीधा ही डबल हो गया 60 हो गया, ठीक है, सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डेट्रियोटेड, डेट्रियोटेड का मतलब होता है कम होना, डेट्रियोटेड का मतलब बच्चों क्या होता है, कम होना, यानी कि परफॉर्मेंस का खराब हो जाना। परफॉर्मेंस खराब होगी यानी कि हम ये कहेंगे कि तुम तो पिछले साल ही अच्छे थे, तूने इतने नंबर तो ले लिए थे, अब तो तू उससे भी डाउन हो गया। कौन सा सब्जेक्ट दिख रहा है देखो, इंग्लिश, इंग्लिश में यहाँ पे उसके 50 नंबर थे 5-6 में, 6-7 में आते आते उसके नंबर कितने हो गए 45। मतलब कि मान लो ये 7th क्लास है और ये 8th क्लास है, तो एक बच्चे के नंबर 7th में 50 थे इंग्लिश में, अब कितने हो गए 45। तो किस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस गिर गई, नीचे गिर गई, गंदी होगी, है ना, खराब होगी, इंग्लिश में। बाकी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें इसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई हो। हाँ, हिंदी में इक्वल है, जितने पहले थे उतने अब है, ठीक है, ना इंप्रूवमेंट हुई और ना ही इसकी पोजीशन डाउन हुई। यही पूछ रखा है, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार। एट पार का मतलब यहाँ पे होता है पहले जैसी, यानी कि जैसी परफॉर्मेंस पहले थी वैसी ही परफॉर्मेंस इस साल है। तो कौन से ग्राफ से शो हो रहा है आपको, ग्राफ में हिंदी में 60-60 है ना, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, इन सब्जेक्ट हिंदी।
तो ये होता है आपका डबल बार ग्राफ। इसमें देखो एक ही स्टूडेंट की हमारे को परफॉर्मेंस पता लग गया, लेकिन 2005-6 की भी और 6-7 की भी। तो ये डबल बार ग्राफ है, लेकिन एग्जाम में आपसे बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा कि डबल बार ग्राफ बनाओ। हाँ, ये बना हुआ आ सकता है क्वेश्चन और आपको आंसर देने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया है। ठीक है, हो गया ये भी, ये डबल बार ग्राफ हो गया। फिर आपका आता है हिस्टोग्राम। ये अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोग्राम क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये मैं आपको आज के लेक्चर में सारा समझाऊंगा। हिस्टोग्राम में भी बार्स की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम ये सोचेंगे कि सर बार की हेल्प से तो हम बार ग्राफ बनाते थे, यही मैंने लिख रखा है डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। भाई हमने बार की हेल्प तो बार ग्राफ में भी ली थी, और मैं कह रहा हूँ हिस्टोग्राम के अंदर भी वही बार ग्राफ बनाएंगे। फर्क क्या है फिर दोनों में? हिस्टोग्राम के अंदर और बार ग्राफ के अंदर जो सबसे मेन डिफरेंस है वो किसका है? गैप का। मैंने क्या बताया था? बार ग्राफ के अंदर जो दो कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जो दो लगातार बार बने होते हैं ना, उनमें क्या होता है? बीच में गैप होता है। लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर कोई गैप नहीं होता। बस यही डिफरेंस है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज द ओनली डिफरेंस। यही एकमात्र डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे बार ग्राफ बनाते थे वैसे ही हम क्या बनाएंगे? हिस्टोग्राम बनाएंगे। वहां पे गैप देते थे, यहाँ पे गैप नहीं देंगे। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कि हिस्टोग्राम बनाया कैसे जाता है। जैसे ये टेबल है, ये क्या है बच्चों? टेबल है, और ये क्या है? इसका हिस्टोग्राम है। ये हिस्टोग्राम है और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। क्लास इंटरवल देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये दे रखे हैं। ये फ्रीक्वेंसी, आप ये मान लो ये मार्क्स है, ये क्या है? मार्क्स है, और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मान लो एक बार, इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में आए हैं वो कितने बच्चे हैं? 2। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 10 और 20 के बीच में आए हैं वो कितने हैं? 10। जिनके मार्क्स 20 और 30 के बीच में आए हैं वो कितने हैं? 21। इस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपसे पेपर में कहा जाएगा कि इसका क्या बनाओ? हिस्टोग्राम बनाओ। क्या बनाओ बच्चों? हिस्टोग्राम बनाओ। अभी मैं एक क्वेश्चन में आपको हिस्टोग्राम बना के दिखाऊंगा इसी टेबल से। तो देखो, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी, आप एक वर्ड स्टार डाल के नोट कर लो, आगे भी लिखवाया है मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। फ्रीक्वेंसी को हमेशा, फ्रीक्वेंसी को हमेशा वाई एक्सिस पर लिखा जाता है। कहाँ पे लिखा जाता है बच्चों? वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपको पता ही है क्या होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है आपका? एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है आपका? वाई एक्सिस होता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं, वो हमेशा ही वाई एक्सिस पे लिखा जाता है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है, और जो क्लास इंटरवल है उनको हम कहाँ लिखेंगे? एक्स एक्सिस पे। क्लास इंटरवल को कहाँ लिखेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस के ऊपर। और फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे लिखेंगे? वाई एक्सिस के ऊपर। अभी यही सेम ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये तो मैंने दिखाया है कि ये टेबल आएगी, और ये ग्राफ आपको खुद से बनाना है। ये क्या होगा? आपको खुद बनाना है, और कैसे बनाना है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर सिखाऊंगा। देखो, ये टेबल है, ये मैंने ग्राफ ले लिया। अब मैं बताता हूँ कि इसका हिस्टोग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो, क्लास इंटरवल 0 से लेके कहाँ तक है? हाईएस्ट 60 है ना। 0 तो ये होती है, आपको पता है, ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है? 0। 10 10 का गैप ले लो, 0 से 10, तो ये कितना लिख दो? 10। यहाँ पे कितना लिख दो आप? 20। यहाँ लिख दो 30, फिर 40, फिर 50, और फिर 60। 70 भी लिख दो चाहे, लेकिन 60 तो आपने लिखना ही लिखना है। उसके बाद वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है बताओ बच्चों? वाई एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस होता है आपका? एक्स एक्सिस होता है। फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे ज़्यादा कितनी है? 21, और सबसे कम कितनी है? 1। आपको ये देखना होता है कि गैप कितने कितने का लें। आप बताओ, 2 का गैप ले लो तो चल जाएगा ना भाई? 2 का गैप लोगे, 2 इंटू 11, 22, मतलब कि 11 कॉलम चाहिए आपको। 11 तो है ये, 2 का गैप ले लो। 2, फिर 4, फिर यहाँ पे 6 लिखो, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। बात बन जाएगी। अब देखो, अब क्या करोगे? 0 से 10 जो क्लास इंटरवल है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। ध्यान से समझना, ये बनाना आ गया तो बस इसके अलावा पूरा चैप्टर आपका आसान है। 0 से 10, ये वाली लाइन है 0 से 10, कितना फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 2 कहाँ पे? ये रहा। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और इसको नीचे ज्वाइन कर दो। क्या कर दो बच्चों? इसको ज्वाइन कर दो। बस ये कर दिया। पेंसिल से ड्रॉ करना है आपको सब कुछ। अब देखो,
अब उसके बाद 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। अब ये 10 फ्रीक्वेंसी कौन सी लाइन, देखो यहाँ पे है 10 तो फ्रीक्वेंसी है ना, बढ़ाओगे किस लाइन को, इसको नहीं, इस लाइन को, गैप तो छोड़ना ही नहीं आपको, इस लाइन को आप क्या करो ऊपर बढ़ा दो, कहाँ तक 10 तक, और एक लाइन बस इसको नीचे लेके जाओ। देखो ये क्या है 10 से 20 है ना, 10 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, बना दी। अब आपको समझ आ जाएगा कि तीसरा कैसे बनाना है। देखो फिर आपको 20 से 30 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है आप खुद बता दो, आप कहोगे सर 21 है। तो इस लाइन को, जो ये लाइन है ना ब्लू वाली, इसी लाइन को ऊपर बढ़ाते जाना है, कहाँ तक 21 तक। अच्छा ये 20 है, ये 22 है, तो इसके बीच में कितना हो गया आपका 21 हो गया ना। तो इस लाइन को, ब्लू वाली लाइन को ही ऊपर बढ़ाना है स्केल से, स्केल से इसी लाइन को आप ऊपर बढ़ाओगे कहाँ तक 21 तक, और इसको आप क्या करोगे नीचे लेके आओगे, फिर इसको नीचे ले आओ, ऐसे दिखाना है ठीक है। ये कितनी थी 2, ये कितनी थी 10, और ये कितनी थी 21, फ्रीक्वेंसी लिखते जाओ ऊपर ठीक है, होगी ये भी। फिर कितनी है 30 से 40 के बीच में 19। अब देखो ये 19 तो इससे छोटी है ना, तो फिर इसी लाइन को टच कराओ 19, 19 का होता है फिर बीच में होगा 18 और 20 के, यहाँ पे है 19, तो इसको यहाँ पे टच करा के और नीचे ले आओ। ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों 19 होगी, यहाँ 19 लिख दो। फिर उसके बाद देखो ये 40 से 50 के बीच में 7, तो इसी लाइन को टच कराना है 7, 7 कहाँ होगा 6 और 8 के बीच में, ये रहा 7, तो यहाँ इसी लाइन के स्ट्रेट चलते जाओ और नीचे टच करा दो। ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 7। फिर 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो 1 कहाँ पे बताओ, 1 तो बहुत छोटी है, ये रही 1, तो 1 तो पहली लाइन में, ये 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा आपको ग्राफ पेपर वहाँ पे मिलेगा ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्या बनाना है बच्चों, हिस्टोग्राम बनाना है ठीक है। बस यही एक इम्पोर्टेंट था, और आई थिंक अब आपको भी समझ आ गया होगा कि हिस्टोग्राम बनाना तो बार ग्राफ से भी इजी है, क्योंकि इसमें कोई गैप वगैरह आपको छोड़ना नहीं है, जहाँ पे ये बार खत्म होता है वहीं से आपको क्या करना है स्टार्ट करना है ठीक है, हो जाएगा ये। अब देखो आपका ये एक बार ग्राफ दे रखा है, इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम अब सोल्व करना सीखेंगे। देखो ये लाइन यहाँ पे एक है ना, ये लाइन है, ये लाइन अलग से दिख रही है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, इसको बोलते हैं किंक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, किंक बोलते हैं, किंक बोलते हैं इसको, आप लिख लेना। ये लाइन क्या होती है किंक, किंक का मतलब होता है मोड़, यानी कि ये मोड़ है, एक टर्न है ये टर्न क्यों बनाया गया है आपको मैं बताता हूँ। ये जो है ना कहते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 8th, और ये क्या है हाइट इन सेंटीमीटर, यानी कि 8th क्लास के अंदर जितनी भी लड़कियां हैं उन सब की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि ऐसी गर्ल्स जिनकी हाइट 125 से लेके 130 सेंटीमीटर के बीच में है, वो सिर्फ एक लड़की है, यानी कि छोटी है उसकी हाइट, 130 से 135 के बीच में है, ऐसी कितनी लड़कियां हैं इस क्लास में, तो लेकिन है ना ये किंक क्यों लगाया देखो मैंने। आप ये बताओ यहाँ पे गैप कितने का है 5 का, 150 से 155 से 160 के बीच में कितना गैप होता है 5 का, ये भी कितने का गैप है 5 का, सब में गैप कितने का है 5 का है ना। लेकिन अगर ये किंग आप ना लगाते तो यहाँ 0 है और यहाँ सीधा 125 है, इनके बीच में तो 125 का गैप हो गया। फिर एक बच्चा कहेगा सर आप है ना ऐसा करो, इसको यूं बना लो, इसको मैं यहाँ पे 0 लिखूं, 5 का गैप लेंगे, भाई यहाँ पे कितना लिखेंगे फिर हम 5 मान लो, यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 15 लिख दिया, यहाँ 20 लिख दिया। आप ये बताओ मेरे को 125 पे पहुंचते पहुंचते तो आपका ग्राफ ही खत्म हो जाएगा है ना। तो फिर इसलिए हिस्टोग्राम के अंदर एक रूल बना दिया गया कि अगर स्टार्टिंग वाली वैल्यू बहुत बड़ी है ना, अगर ये 0 है और ये मान लो आपको 200 लेना है, तो ये तो गैप कितने का हो गया 200 का हो गया। लेकिन आगे आपने गैप 10-10 का या 20-20 का लेना है, मान लो 220, फिर मान लो 240, फिर मान लो 260। अगर आप इसी तरह से बना दोगे ना तो आपका गलत माना जाएगा क्वेश्चन। फिर आप क्या करो 0 और 200 के बीच में एक क्या लगा दो, आप किंक लगा दो। किंक का मतलब होता है ये वाला गैप 0 और 200 के बीच का 200 नहीं है, ये हमने अपनी मर्जी से एक किंक लगा दिया, जिससे कि हम इतने ज़्यादा वैल्यू लिखने से बच सकें। क्यों, क्योंकि इनका कोई रोल ही नहीं है 15 से 20, 20 से 25, इसलिए हमने एक ही स्क्वायर के अंदर यूज कर लिया 0 से लेके 200। तो बस इसका और कोई मतलब नहीं है ठीक है, ये आ गया। अब ये बार ग्राफ देखो आपको दे रखा है हिस्टोग्राम, व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम, यानी कि ये हिस्टोग्राम क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। देखो क्या प्रोवाइड कर रहा है,
ये हाइट बता रहा है हमारे को 8th क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दिस हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8th। ये 8th क्लास के लड़कियों की हाइट को शो कर रहा है, बस ये तो पता ही लग रहा है अपने को। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स, यानी कि कितनी हाइट वाले ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। सबसे ज्यादा लड़कियां देखो कितनी है, 7 है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि फ्रीक्वेंसी हमेशा ही वाई एक्सिस पे मिलेगी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। किस ग्रुप में सबसे ज्यादा लड़कियां, देखो इसमें ये कितना ऊंचा है बार, तो कौन सा ग्रुप है ये, जिन लड़कियों की हाइट 140 से 145 सेंटीमीटर है वो लड़कियां क्लास में क्या है, सबसे ज्यादा है। तो कौन सा ग्रुप आ गया, 140 से 145। बस ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव ए हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर। कहता है कितनी लड़कियों की हाइट, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, क्या है इसका मतलब, कितनी गर्ल्स की हाइट, कितनी गर्ल्स की हाइट 145 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है। ग्राफ को देख के कौन बच्चा बता सकता है कि कितनी लड़कियों की हाइट 145 या उससे ज़्यादा है। अब एक बच्चा कहेगा सर मैं बता सकता हूँ, मुझे बताओ क्या ये 7 लड़कियों को आप इसमें इंक्लूड करोगे इस ग्रुप में जिनकी हाइट 145 या उससे ज़्यादा है। देखो 7 लड़कियों की हाइट तो 140 और 145 के बीच में है, तो मतलब कि 145 तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था ना अपर लिमिट को तो इंक्लूड ही नहीं करते। तो ये 140 और 145 के बीच वाली लड़कियां थोड़ी है। हाँ ये भी सारी आएगी, ये भी और ये भी, क्यों, क्योंकि इनकी हाइट, इन 4 लड़कियों की हाइट 145 और 50 के बीच में है ना। तो ये 145 से तो बड़ी है सारी, तो फिर क्या होएगा बताओ, ये कितना आंसर आ गया आपका, आंसर इज इक्वल टू 4 + 2 + 1 यानी कि 7। इस क्लास में 7 लड़कियां ऐसी है जिनकी हाइट 145 या उससे ज्यादा है। आंसर आ गया बस आपका। फिर फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ वी डिवाइड द गर्ल्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी, यानी कि क्लास की सारी लड़कियों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी का मतलब ग्रुप मान लो, ठीक है। हमने किस में डिवाइड कर दिया, 3 ग्रुप में। हाउ मैनी वुड, ये वुड है, हाउ मैनी वुड देयर बी इन ईच, यानी कि हर एक ग्रुप में कितनी लड़कियां होगी। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, प्रत्येक ग्रुप में कितनी गर्ल्स होगी, कितनी गर्ल्स होगी। अब कोई बच्चा पूछेगा सर हमारे को ये तो बता दो कि ग्रुप को जो डिवाइड किया गया है लड़कियों को ग्रुप में वो किस हिसाब से किया गया है। मैं बताता हूँ, ग्रुप ए के अंदर उन गर्ल्स को रखा गया है जिनकी हाइट 155 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है। ग्रुप बी में उन लड़कियों को रखा गया है जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर, यानी कि 140 और 150 के बीच में है। और ग्रुप सी में उन लड़कियों को रखा गया है जिनकी हाइट 140 से क्या है, छोटी है। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, देखो इसको। अब मेरे को ये बता दो, फोर्थ क्वेश्चन लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप ए। ग्रुप ए के अंदर आप मेरे को बता दो कितनी लड़कियां हैं। आप कहोगे जी ग्रुप ए में तो वो लड़कियां हैं जिनकी हाइट 150 से ज़्यादा या 150 है ना। ग्राफ में देख के बताना 150 स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से। तो ये सारी लड़कियां 150 या 150 से ज़्यादा ही तो है, तो 2 ये होगी, 1 ये होगी, तो कितनी होगी बताओ, 2 + 1 यानी कि 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका, 3 आ गया। अब आप क्या लिखोगे बताओ, अब आप लिखोगे सेकेंड पार्ट इसी का, सीधा लिख दो, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप बी। बी ग्रुप के अंदर कितनी लड़कियां हैं, बी ग्रुप में लड़कियां कौन सी है, पहले तो ये देखो। आप कहोगे जी इसमें है 140 से 150 के बीच वाली, यानी कि 140 और 150 के बीच वाली यही होगी ना। तो ये कितनी है, 7 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो कितनी आ गई, 7 + 4 11 आंसर आ गया। फिर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप सी। सी ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं, अब आप खुद देख लो। सी ग्रुप के अंदर लड़कियां 140 से कम, 140 सेंटीमीटर से कम। देखो
यहाँ से स्टार्ट होंगे, है ना, ये सारी 140 से कम है, ये भी लाइन, ये भी, ये भी, ये नहीं है, ये तो 140 से ज़्यादा होगी ना, तो ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि 1 + 2 + 3, ये 6 लड़कियां ऐसी है जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है। और देखो सारी लड़कियां इंक्लूड होगी ना, कोई ग्रुप 1 में होगी, कोई ग्रुप 2 में होगी, कोई ग्रुप सी में होगी, मतलब कि कोई भी लड़की छुटी नहीं है, सब की सब लड़कियां किसी न किसी ग्रुप में जरूर चली गई है, ठीक है। तो ये अगर हिस्टोग्राम पेपर में बनाना आ गया तो कैसे बनाएंगे मैंने वो भी बता दिया। और हिस्टोग्राम पेपर के अंदर आपसे देके और कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछना चाहे एग्जामिनर, तो भी आप आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन के आंसर तो चाहे आप बार ग्राफ से पूछ ले, चाहे आपका पिक्टोग्राफ से पूछ ले, चाहे आगे हम सर्कल ग्राफ पढ़ेंगे उसके पूछ ले, बिल्कुल आसान होते हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है। क्यों? ग्राफ को देख के और आंसर पता करना कोई मुश्किल बात होती नहीं है। अब देखो आपका ये है व्हेन टू ड्रा ए हिस्टोग्राम। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपका एक्सरसाइज 5.1 में, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि हिस्टोग्राम हम कब बना सकते हैं, हिस्टोग्राम हम कब हम हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, यानी कि किस किस डेटा का हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। सभी डेटा को हिस्टोग्राम के रूप में शो नहीं किया जा सकता, रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, केवल कुछ ही डेटा का हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। वो कौन सा डाटा? जिस डेटा को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, क्लास इंटरवल के रूप में। जिस डेटा को हम क्लास इंटरवल के रूप में डिवाइड कर सकते हैं उसका हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, बाकी किसी भी डेटा का हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। ये आपको मैं क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लो, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। द विड्थ ऑफ ईच बार मस्ट बी इक्वल, यानी कि इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है, हर एक बार की जो विड्थ है ना, मैंने बताया था आपको, हर एक बार की विड्थ इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी को हमेशा किस पे लिखा जाता है, वाई एक्सिस पे लिखा जाता है। बार ग्राफ के अंदर दो कंजुगेटिव बार के अंदर गैप होता है और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इसलिए चारों चीजें मैंने एक साथ लिख दी, ठीक है। अब हम लास्ट अपनी पढ़ेंगे क्या, सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सर्कल ग्राफ कह लो इसको, यानी कि एक सर्कल के रूप में ग्राफ को दिखाना, या फिर एक पाई चार्ट, इसको एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। पहले मैं इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ। ये सर्कल बना रखा है और ये क्या इंफॉर्मेशन शो करता है, ये यहाँ लिखा हुआ है, द टाइम स्पेंट बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, यानी कि एक दिन के अंदर बच्चा किस किस तरह की एक्टिविटी पे कितना कितना टाइम स्पेंड करता है, ये आपको ये सर्कल की हेल्प से पता लग रहा है। यहाँ पे देखा है स्लीप, मतलब बच्चा सोता है कितने घंटे, 8 घंटे। दिन में टोटल देखो आपको पता है 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे उसने सोने में निकाल दिए, 6 घंटे वो स्कूल में स्पेंड करता है, 3 घंटे वो खेलता है, 4 घंटे अपना वो होमवर्क करता है, और अदर्स, अदर्स का मतलब और भी तो काम रह गए, खाना पीना भी रह गया, नहाना भी रह गया, ठीक है, और कुछ भी करेगा वो। इन सब के अलावा वो कितने घंटे यूज करता है अपने टाइम के, 3 घंटे यूज करता है। तो ये क्या होता है, एक सर्कल ग्राफ होता है। बस सर्कल की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, आपका सर्कल ग्राफ होता है। यहाँ पे देखो ये दूसरा सर्कल है और दूसरा ग्राफ है ये, ठीक है। ये क्या कहता है, एज ग्रुप ऑफ पीपल इन ए टाउन, यानी कि एक शहर में, टाउन क्या होता है, शहर, एक शहर में अलग अलग एज ग्रुप वाले लोग, एज ग्रुप वाले पीपल या पर्सन्स, यानी कि किस ग्रुप के अंदर कितने पर्सन हैं, ये हमारे को इस सर्कल को देख के पता लगेगा। देखो 0 to 14 ईयर, मतलब कि छोटे बच्चे मान लो, जिन बच्चों की उम्र 0 साल से लेके, 0 का मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं ना, जो 1 साल के भी नहीं हुए हैं, 11 महीने का है, उसको भी किस में काउंट करेंगे, 0 ईयर में। जिन बच्चों की उम्र 0 से 14 के बीच में है, वो कितने बच्चे हैं इस सिटी में, इस टाउन में, 30,000। जिनकी एज 15 से 60 है, ठीक है, वो कितने हैं, 50,000। और फिर कौन से रह गए 60 से बड़े, 60 ईयर्स एंड अबव, मतलब 60 या 60 से बड़े, वो कितने हैं, 20,000। आपसे अगर कोई पूछे कि इस शहर में टोटल कितने पर्सन हैं, क्या आप बता सकते हो टोटल पॉपुलेशन, आप कहोगे जी बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, 30,000 ये रे, 20,000 ये रे, और 50,000 ये रे, मतलब कि 100,000 हो गए। क्या हो गए ये बच्चों, 100,000
100,000, और 100,000 का मतलब क्या होता है, 1 लाख होता है। तो इस शहर में टोटल 1 लाख लोग हैं, ये आप बता सकते हो, ठीक है, आसानी से। तो यही क्या होता है, आपका सर्कल ग्राफ होता है। देखो सर्कल जब पेपर में अगर मान लो आपको एग्जामिनर ने बना के दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अब मेरे को ये बताओ, इस ग्राफ बना के और आपसे पूछ रहा है कि बताओ सोने पे वो कितना घंटा वेस्ट करता है या कितने घंटे वो सोता है, तो आप तुरंत बता दोगे 8 घंटे सोता है। लेकिन मैक्सिमम चांस है पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको सर्कल ग्राफ खुद से बनाना होगा, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कि सर्कल ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। देखो अब ध्यान से देखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन में आपको सबको पता है कि टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, जो 6th क्लास का बच्चा भी आंसर दे सकता है बहुत आराम से, कि मेरे को, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा ग्राफ से देख के कि सोने पे वो 8 घंटे लगाता है, स्कूल में वो 6 घंटे स्पेंड करता है, होमवर्क में 4 घंटे करता है, खेलने में 3 घंटे और अदर एक्टिविटी में 3 घंटे। लेकिन आप हो 8th क्लास में, आपसे इतना क्वेश्चन आसान नहीं पूछा जाएगा पेपर में। आपसे ये पूछा जाएगा कि पूरे दिन की कितनी फ्रैक्शन वो सोने में लगाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ और आपको फिर क्वेश्चन को समझ के और उसका आंसर देना है, ठीक है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ ए डे, how much fraction of a day does he sleep। मान लो वो लड़का है, जो चाइल्ड का नाम इसने लिखा ना, मान लेते हो वो लड़का है। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन का कितना भाग, कितना पार्ट, फ्रैक्शन, कितना भाग वह लड़का सोता है। यानी कि आपको बस इस क्वेश्चन का मेरा आंसर देना है कि पूरे दिन के कितने पार्ट में वो सोता है। आप कहोगे सर घंटे तो 8 है, लेकिन मैं कहता हूँ 8 घंटे नहीं पूछा मैंने, पार्ट पूछा है, कितने पार्ट वो सोता है। तो पार्ट का मतलब 24 में से वो कितने घंटे सोता है, मैंने ये पूछा है। तो 8 ऊपर लिखोगे, 24 क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे। 8 1 जा 8, 8 3 जा, यानी कि 1/3 पार्ट वो सोता है। जैसे 24 नंबर का पूरा पेपर है और आपके नंबर 8 आए, तो आप कैसे लिखते हो, 8/24 लिखते हो ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 1/3, यानी कि आप इसको बोल सकते हो 1/3। 1/3 पार्ट, पूरे दिन का 1/3 पार्ट वो सोता है। जैसे मान लो कोई ऐसा काम है जो आप 12 घंटे करते हो, पढ़ाई पूरे, जैसे स्कूल में करी पढ़ाई, चाहे घर पे, मान लो टोटल आपने 12 घंटे पढ़ाई करी 24 में से, तो कितना कहते हो आप, आधा कहते हो ना, 50%, कि पूरे दिन का 1/2 हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये आ गया। फिर मैं पूछना चाहूँ, अगर मान लो कि स्कूल के अंदर वो कितना पार्ट करता है स्पेंड, तो आप कहोगे जी स्कूल में करता है 6 घंटे आउट ऑफ 24, यानी कि 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट वो कहाँ पे स्पेंड करता है, स्कूल के अंदर स्पेंड करता है, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, क्या आपको ये निकालना आ गया क्या, कि आपसे ये पूछ ले कि सोने में वो कितनी फ्रैक्शन यूज करता है, स्कूल में कितनी, होमवर्क में कितनी, अदर एक्टिविटी में कितनी, या प्ले के अंदर कितनी, आप बहुत आराम से आंसर दे दोगे। ऊपर क्या लिखोगे 8, और नीचे क्या लिखोगे, इन सब का टोटल। टोटल कितने घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे होते हैं, बस ये है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ आपसे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूँ। हाउ मच फ्रैक्शन, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द population is above 60 years, इज 60 और अबव 60 ईयर। यानी कि मैं ये पूछ रहा हूँ पूरे शहर की पॉपुलेशन का कितनी फ्रैक्शन 60 या 60 से ज़्यादा है एज में, ठीक है। आप कहोगे जी आप है ना इस 1000 को काट दो, इस 1000 को आप छोड़ दो, आप ये मान लो ये 50 ही लोग हैं, ये 30 लोग हैं और ये कितने हैं 20 लोग। टोटल कितने हो गए देखो, 50 प्लस में 30 प्लस में 20, मान लो टोटल कितने हो गए आपके 100। इन 100 में से ऐसे कितने लोग हैं जो 60 या 60 से ज़्यादा है, ये रे 60 या 60 से ज़्यादा कितने हैं बताओ, 20। ऊपर क्या लिख दो आप 20, 20/100, 21 जा 25 जा, यानी कि 1/5 आंसर आ गया। तो आपसे फ्रैक्शन अगर कोई पूछे ना आज के बाद, तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो। ये तो क्या निकालनी आ गई आपको, फ्रैक्शन। ये हो गया फ्रैक्शन का काम। अब मैं आपको बताता हूँ सर्कल के बारे में। पहले हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड फ्रैक्शन ऑफ
ऑल एक्टिविटीज। मान लो वो बच्चे वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि बच्चा दिन के 24 घंटे कैसे कैसे यूज करता है, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, फ्रैक्शन निकालनी है। मैं एक टेबल बना रहा हूँ। क्या था, आपको सर्कल ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा था, स्लीप, सोता है वो 8 घंटे, प्ले, खेलता कितने घंटे हैं, 3 घंटे, और होमवर्क करता था वो कुछ 4 घंटे होमवर्क करता था, और अदर एक्टिविटी के अंदर वो कितना लगाता था, शायद 3 घंटे लगाता था, और बाकी क्या रह गया, स्कूल रह गया। स्कूल में कितने घंटे, 6। देखो कितना हो गया, 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 6 23। देखो एक हम कहाँ मिस कर गए, वो 6 3 3, होमवर्क में वो 4 घंटे लगाता है। होमवर्क में कितने घंटे लगाता है वो 4, तो 3 की जगह कितना कर दो, 4 कर दो। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन की टेबल बनाता हूँ एक, मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, टेबल बनाता हूँ। और ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ये मान लो, और सबसे ईजी है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एक्टिविटी। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, एक्टिविटी, यानी कि स्लीप, प्ले, जो दे रखी है सर्कल के अंदर वो देख देख के लिखनी है आपको, ठीक है। होमवर्क, फिर क्या है आपकी अदर्स, और फिर क्या है स्कूल। ये लिख दो, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने घंटे हैं, नंबर ऑफ आवर्स, वो सेम लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चों, नंबर ऑफ आवर्स। स्लीप, सोता कितने घंटे, 8 घंटे, खेलता कितने घंटे, 3 घंटे, होमवर्क करता है 4 घंटे, अदर एक्टिविटी 3 घंटे, और स्कूल जाता है वो 6 घंटे। यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इधर, यहाँ क्या लिखोगे, फ्रैक्शन। आप क्या लिखोगे, फ्रैक्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबसे इजी। कैसे लिखोगे, देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको फ्रैक्शन निकालने का। क्या मेथड है, आसान सा मेथड आपको मैं कराता हूँ। इसमें आपको सिर्फ ये लिखना है, ये जैसे 8 है ना, आप क्या लिख दो, यहाँ पे 8 लिख दो, इसके सामने 8 है तो 8 लिख दो। नीचे क्या करना है, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल कितना है, 24 आवर्स है ना। टोटल कितने घंटे है बताओ, ये 24 घंटे होते हैं दिन में, चाहे आप काउंट करके देख लो। नीचे 24 लगाना है सबके, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, इसको लाइन लगा दो ताकि कंफ्यूजन आए, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे फिर आप मेरे को बताओ, 3/24 लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे, 4/24 लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3/24 लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 6/24। अब कटता है तो काट दो, 8 1 जा, 8 3 जा, 1/3, ये 1 जा और 8 जा, 1/8, ये 4 1 जा, 4 6 जा, 1/6, ये 1 जा और ये 8 जा, 1/8, और ये 1 जा और ये 4 जा, यानी कि 1/4। अब बताओ मेरे को, फ्रैक्शन क्या सभी बच्चों को निकालनी आगे, क्या आपको सिर्फ क्या करना है, 8 लिख के, और नीचे क्या लिखना है, इन सब का टोटल। टोटल कितना है आपका, 24। 8/24, 3/24, 4/24, 3/24, 6/24, और फिर सबको काट देना, ठीक है। ये क्या आ गई बच्चों, आपकी फ्रैक्शन। तो सर्कल ग्राफ के अंदर सबसे पहले आप क्या निकालना सीखो, फ्रैक्शन निकालना सीखो, जो आई थिंक अब इस टेबल के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। निकालना सीख गए आप फ्रैक्शन। अब दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे, हाउ टू फाइंड एंगल, एंगल ऑफ सेक्टर। अब ये नई बात है, मैं आपको सिखाऊंगा। पहले एक एक चीज धीरे धीरे करके हम सीखेंगे, ताकि क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते हमारे को सब चीजें पहले ही क्लियर हो जाए। देखो हम क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। पहले आपको मान लो सर्कल ग्राफ बनाना आएगा ना, तो आप कंपास की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से एक कितनी भी रेडियस का सर्कल बना लेना, 5 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर रेडियस का आपने क्या बनाना है, सर्कल। ये जो पूरा सर्कल है ना, ये कितने डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है बताओ, 360। कंप्लीट जो सर्कल होता है ना, कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है बच्चों, 360। क्योंकि छोटी क्लासों में आपने सीखा होगा 180 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं बताओ, ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये 180 का होता है, 180 का ऊपर और 180 का ही बिल्कुल नीचे, तो पूरा क्या बन गया, देखो ये सर्कल बन गया। तो पूरा सर्कल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। और हमने अलग अलग एक्टिविटी निकाली थी, यहाँ पे हमने क्या निकाली थी बच्चों, अलग अलग से एक्टिविटी। उसकी टेबल बना दूं मैं दोबारा। टेबल में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे स्लीप, फिर मैंने क्या लिखा था, देखो दोबारा इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, प्ले, होमवर्क, अदर्स और स्कूल। प्ले, होमवर्क, अदर्स और स्कूल। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी सीधी क्या लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितनी थी आप देख लो, खेलता था ये, सोता था 8 घंटे, 8/24 यानी कि 1/3। प्ले करता था 3 घंटे यानी कि 1/8। होमवर्क करता था 4 घंटे यानी कि 1/6। अदर था इसका 3 घंटे यानी कि 1/8, और स्कूल था 6 घंटे यानी कि 1/4। ये मैंने पिछले पेज पे आपको निकाल के दिखाई है, वही फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे क्या करी है बच्चों, कॉपी करी है। अब देखो, अब सर्कल के अंदर आप इसको कैसे शो करोगे
कि कितना पार्ट, इस सर्कल का कितना पार्ट उसने स्लीप के अंदर यूज किया है, कितना प्ले, कितना होमवर्क। ये नहीं आप अपनी मर्जी से ये दिखा दो कि ये सर्कल बनाया और यहाँ पे एक लाइन खींच दी और यहाँ पे आपने लिख दिया कि यहाँ पे ये सोता है, इतने घंटे ये मान लो खेलता है, यहाँ पे अदर एक्टिविटी होगी, यहाँ पे मान लो ये होमवर्क करता है और यहाँ पे वो स्कूल जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग होएगा। ठीक है, जिस एक्टिविटी के ऊपर जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उस एक्टिविटी को सर्कल के अंदर उतना ही ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, और जिस एक्टिविटी के ऊपर सबसे कम टाइम स्पेंड करता है उस एक्टिविटी को इस सर्कल के अंदर उतना ही कम प्लेस मिलेगा। समझ गए? जैसे मान लो आपका एक टेस्ट हुआ 10 नंबर का और क्लास के अंदर एक बहुत बड़ा पिज्जा ले आए, बहुत बड़ा क्या ले आए बच्चों, पिज्जा ले आए, और टीचर्स ने आपको कहा कि जो बच्चा जितने ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा ना उसको उसी के अकॉर्डिंग पिज्जा मिलेगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा उस बच्चे को पिज्जा का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। ये नहीं है कि सबको इक्वल मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना टीचर की मर्जी चलेगी ना बच्चे की मर्जी, किसकी चलेगी कि बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले को सबसे ज़्यादा पिज्जा, फिर मान लो एक बच्चे के नंबर 10 आए उसको हाफ पिज्जा मिल गया, तो एक बच्चे के नंबर 8 आए हैं तो उसको हाफ नहीं मिलेगा, उसी रेशियो के अंदर कुछ ना कुछ उसको पिज्जा मिलेगा। ऐसे ही ये काम है। खेला ये सोया 1/3 फ्रैक्शन, तो सर्कल के अंदर इसको कितना हिस्सा मिलेगा अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, सर्कल में किस एक्टिविटी को, बस ये इस पूरे चैप्टर का आप ये मान लेना लास्ट टॉपिक है। सर्कल ग्राफ अगर आपको बनाना आ गया ना उसके बाद पूरा चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा। किस एक्टिविटी को कितना पार्ट मिलेगा मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ सब चीज़ें। पहले मैंने सिर्फ आपको क्या सिखाया, फ्रैक्शन निकालना, किस एक्टिविटी की कितनी फ्रैक्शन है ये मैंने पीछे पेज पे आपको सिखाई, आपको निकालनी आ गई। इस पेज पे मैं आपको क्या सिखाऊंगा, एंगल ऑफ सेक्टर। अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंगल ऑफ सेक्टर। अब मैं आपको एंगल ऑफ सेक्टर निकालना चाहूंगा। एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख लो बस एक ही, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर जो फ्रैक्शन है ना, जो क्या है बच्चों फ्रैक्शन है, उसको 360 डिग्री से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। बस एक ही रूल है, फ्रैक्शन को क्या कर देना आप 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या आ जाएगा आपका एंगल आ जाएगा। अब आप देखो इसकी स्लीप की फ्रैक्शन कितनी है आप खुद बता दो, स्लीप के सामने कितनी फ्रैक्शन है 1/3, फ्रैक्शन तो निकालनी आपको आएगी। इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 120 पे कटेगा तो यानी कि 120 डिग्री आ गया। 1/8 को 360 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा पूरा पूरा, 45 पे कटेगा। ठीक है, 45 डिग्री आ गया। फिर 1/6 को 360 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जाए यानी कि 60 डिग्री आ गया। 1/8 को तो अभी हमने किया ही था ऊपर, कितना आ गया 45 आ गया। और 1/4 को करोगे तो 4 9 जाए यानी कि कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब आप समझ गए, पहले आपको क्या निकालनी है, फ्रैक्शन, ये क्या है आपका स्टेप नंबर 1, और एंगल ऑफ सेक्टर निकालना क्या है आपका स्टेप नंबर 2। और मैंने फ्रैक्शन निकालने का आपको सबसे आसान तरीका बताया, फिर फॉर्मूला लिखवा दिया कि एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है तो फ्रैक्शन को बस 360 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। ठीक है, एंगल भी निकालना आ गया। अब इन एंगल्स को बनाएंगे कैसे सर्कल के अंदर, लास्ट स्टेप ये रह गया। ठीक है, देखो पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपको दे देता हूँ, फिर उसके बाद उसी टॉपिक पे हम दोबारा आते हैं, क्योंकि एक साथ हम अगर एक ही चीज़ को करते जाएंगे ना तो आप बोर भी हो जाओगे और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए मैंने उसको गैप दे दिया। पहले हमने क्या निकाली, फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन के बाद हमने क्या निकाला, एंगल ऑफ सेक्टर, फ्रैक्शन को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके। अब ये कहता है ये पाई चार्ट देख लो जो साइड में बना हुआ है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमारे को चाहिए, वो दे दो, दे देंगे आंसर। इसमें कहता है ये जो पाई चार्ट है ना, ये बार ग्राफ जो है, या सॉरी बार ग्राफ नहीं सर्कल ग्राफ, ये क्या शो कर रहा है कि एक बच्चा किन किन प्रोग्राम को, किन किन टाइप के प्रोग्राम को देखने में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, वेस्ट कह लो या फिर इसको यूज कह लो। ठीक है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के जो चैनल है उस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, ये कितना देखो 50%। 50% का मतलब क्या होता है, आधा हिस्सा, पूरे सर्कल का आधा हिस्सा तो यही लेगा। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के जो चैनल है जिसमें मैच वगैरह आते हैं, चाहे टेनिस का हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वो कितना है बताओ 25%। न्यूज़, न्यूज़ देखता है, न्यूज़ के अलग अलग चैनल होते हैं, ये 15%। और फिर क्या रह गया बताओ, इन्फॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेटिव का मतलब आजकल बहुत सारे चैनल टीवी पे ऐसे आते हैं जिनमें जो स्टडी से रिलेटेड है या जो किसी भी तरह की
एजुकेशन से रिलेटेड आपको न्यूज़ देते हैं, वो इन्फॉर्मेटिव चैनल होते हैं। उन पे सिर्फ 10% एक बच्चा मान लो अपना टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। या फिर ये पूरी सिटी की बात कर लो कि पूरे शहर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो 50% अपना टाइम एंटरटेनमेंट के चैनलों पे बिताते हैं, ये है। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा किस तरह के प्रोग्राम को देखा जाता है। सर्कल ग्राफ से सीधा पता लग रहा है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है ना। कौन से प्रोग्राम है सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले? एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बस ये, और कुछ भी आपको नहीं लिखना। आपको लिखना है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट, या इतना ही लिख दो बस, छोड़ो। सेकंड पार्ट देखो, विच टू टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हैव द नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल। देखो इसमें क्या कहता है कि किन दो तरह के प्रोग्राम्स को मिला के उतना ही टाइम बैठता है जितना कि स्पोर्ट्स चैनल का अकेले का है। स्पोर्ट्स चैनल का कितना है बताओ? 25% है ना, और 25% किसका है? देखो ये 15 और 10 का मिला के है ना, 15 प्लस 10 का मिला के भी 25 होता है, और स्पोर्ट्स चैनल का अकेले का ही 25 है। तो ये पूछता है कि विच टू टाइप्स ऑफ, कौन से दो टाइप के प्रोग्राम हैं जिसमें उतना ही टाइम लोग वेस्ट करते हैं जितना कि स्पोर्ट्स में करते हैं अकेले में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? न्यूज एंड इंफॉर्मेटिव। क्या लिखेंगे बच्चों? न्यूज एंड इंफॉर्मेटिव। तो आई थिंक अगर पेपर में आपको सर्कल ग्राफ दे दे और क्वेश्चन पूछ ले उसके ऊपर बेस्ड, तो आपको कोई भी समस्या आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन पेपर के अंदर ये तो क्वेश्चन आएगा, साथ में ये भी चांस है कि कोई इन्फॉर्मेशन देके और आपसे कह दे कि ये सर्कल ग्राफ खुद बनाओ। तो खुद बनाना आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ मेरे कहने पे एक पेंसिल और एक कंपास अपने हाथ में ले लो, और एक प्रोटेक्टर जो होता है जिसको डी भी बोलते हैं वो ले लो। उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे मैं बताता हूँ ना, वैसे वैसे करते जाना, आपका लास्ट में सर्कल ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। अब ये देखो आपका, इसमें कहता है ट्राई ए पाई चार्ट ऑफ द गिवन डाटा। इसका आपको क्या बनाना है? पाई चार्ट बनाना है। ये वही क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है ना टाइम स्पेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट। सबसे पहले मैं अब इसको स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप क्या बनाओगे? एक टेबल बनाओगे। पहले क्या बना लेना बच्चों? एक टेबल बना लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ, यानी कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है मैं वो बता रहा हूँ। ये टेबल बना लो। यहाँ पे क्या लिख लेना आप? एक्टिविटी। क्या लिखो बच्चों? एक्टिविटीज। यहाँ लिख देना आप स्लीप, यहाँ लिख देना स्कूल, यहाँ लिख दो होमवर्क, यहाँ प्ले, और यहाँ अदर्स। ये दूसरा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अदर्स में 2 घंटे है, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, पहले वाला नहीं है। स्टेटमेंट यानी कि चेंज कर दी इसने, डाटा चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? फ्रैक्शन लिखोगे सीधी। क्या लिखोगे? फ्रैक्शन। ये 8 आवर्स है, तो स्लीप के सामने 8 लिख के फ्रैक्शन में नीचे क्या लगाते थे? 24। क्यों? क्योंकि टोटल कितने घंटे हैं? 24 है। अच्छा, इसके बीच में ना लाइन लगा दिया करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पेपर में भी लगा सकते हो आप, कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है। ये होगी। फिर उसके बाद देखो स्कूल 6 आर है, 6 के नीचे क्या लगा दो? 24। फिर यहाँ पे 4 है, 4 के नीचे 24। फिर प्ले, प्ले 4 के नीचे 24 और 2 के नीचे 24। अब जो कटता है उसको क्या कर दो? काट दो। ये 3 पे कटेगा 1/3। ये 6 1 जा, 6 4 जा, ये भी 1/4, सॉरी 1/6 आएगा। और ये भी कितना आएगा? 1/6। और ये कितना आएगा? 1/12। ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है बताओ? तीसरे स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम? सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर। क्या लिखते हैं हम? एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर लिखो। अब देखो एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। जो फ्रैक्शन आई है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एंगल ऑफ सेक्टर का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो उसको किससे? 360 डिग्री से। 1/3 को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करो। 3 पे कटेगा 120। 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई करो। 4 4 9 जा होता है, यानी कि 90। 1/6 को 360 से करो, 60 डिग्री आ गया। और फिर ये भी 1/6 को 360 से करोगे तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, 4 4 आवर्स है। और ये 1/12 को 360 से करोगे, 12 1 जा, 12 3 जा, तो ये कितना आएगा आपका? 30 डिग्री। क्या निकाल लिया हमने? एंगल ऑफ सेक्टर भी निकाल दिया, फ्रैक्शन भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे बच्चों? ग्राफ। एंगल ध्यान कर लो कौन कौन से हैं। 120 90 60 60 30। नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं ये एंगल लिख रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है। कौन कौन से थे? 120 90 60 60 और 30। ये 5 एंगल है। अब आपको इन पांचों एंगल को बनाना है सर्कल के अंदर। सबसे पहला स्टेप,
ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ एनी रेडियस, कितनी भी रेडियस ले लेना। यानी कि आप जब कॉपी के पेज पे सर्कल बनाते हो तो ये थोड़ा कि बिल्कुल छोटा बना दोगे या बहुत बड़ा बना दोगे, आपको आइडिया है लगभग कितनी रेडियस ले लो इसकी, 5 सेंटीमीटर की ले लो, है ना, अराउंड, मैं आइडिया बता रहा हूँ, अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इतना सर्कल बहुत होता है। तो आप क्या बना दो, सर्कल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आप क्या बनाओगे, पहले सर्कल, मैं वही सर्कल आपको बना, छोटा बना देते हैं थोड़ा सा, इसको इरेज कर देते हैं, छोटा सर्कल बना लेते हैं। मान लो मैंने इतना सर्कल बना लिया, आपके हाथ में तो कंपास है, पेंसिल है, आपने सर्कल बना लिया। उसके बाद जैसा मैं कहता ना हूँ, मेरी ये बात मान लो, मेरे साथ साथ आप जो मैं बोल रहा हूँ, आप एक सर्कल बना लो 4 से 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके, ठीक है, ताकि आपको लाइव समझ आ जाए साथ साथ में कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। क्योंकि ये सर्कल बनाना, इसके एंगल बनाना ही अब जो है ना सबसे बड़ी महाभारत लगती है बच्चों को। क्योंकि बच्चे क्या है, सुन लेंगे टीचर को लेकिन खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर वो भूल जाएंगे कि हमने बनाना कैसे था। अब देखो 120 डिग्री, आप सब बच्चों के पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर जिसको डी बोलते हैं, डी की शेप में जो आपका डिवाइस होता है उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। प्रोटेक्टर ले लो, कहीं पे भी एक देखो सर्कल आपने बनाया है तो सेंटर तो आपने ड्रॉ किया ही है, ये क्या है, मान लो सेंटर है, ठीक है। और प्रोटेक्टर के बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट क्या होता है, आपका एक पॉइंट लगा होता है ना, उस पॉइंट को यहाँ पे रख लो, बिल्कुल सेम पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। और क्या कर लो आप, 120 डिग्री जहाँ पे भी एंगल है ना वहां बना दो। एक तो स्ट्रेट लाइन देखो ये होगी, एक स्ट्रेट लाइन तो प्रोटेक्टर में होती है, दूसरी स्ट्रेट लाइन आपको कहाँ ड्रॉ करनी है, जहां पे प्रोटेक्टर आपको 120 डिग्री का एंगल दिखा रहा है। देखो बिल्कुल सीधा तो 90 होता है, 90 से थोड़ा सा बाहर चले जाओ तो कितना आ जाएगा, 120। ये कितना आ गया बताओ, 120 आ गया। अब क्या करोगे, आप अपनी प्रोटेक्टर वाली जो बेस लाइन होती है, कौन सी होती है प्रोटेक्टर की, बेस लाइन, बेस लाइन, उस बेस लाइन को यहाँ पे रखो, जहां पे खत्म किया है ना वहीं रखो, यहाँ पे रख लो, इधर नहीं रखना, ठीक है, इधर नहीं रखना, इधर रखना है इस ब्लू वाली लाइन पे। बेस लाइन को यहाँ पे रखो, ठीक है, और पॉइंट को यहाँ पे रखो, लाइन को यहाँ पे रखो, एंगल बना दो 90। अब जिधर भी जा रहा है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ऐसे देख लो, ये कितना है 90 डिग्री बना दो। अब आप अपने प्रोटेक्टर की बेस लाइन को कहाँ पे रखोगे बच्चों, इस जहाँ पे खत्म करते हो ना उधर ही रखनी है, यहाँ पे पॉइंट रखना है और ये बेस लाइन माननी है। अब एंगल कितना, 60 डिग्री का एंगल बना देना। मान लो ये कितना बन गया बच्चों, 60 का। फिर वही काम, इसको बेस लाइन माननी है, इसको पॉइंट मानना है, फिर क्या बना देना, एक 60 का एंगल बना देना, ठीक है। ये तो मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, और फिर लास्ट में अपने आप क्या बच जाएगा, 30 बच जाएगा। तो बस अब क्या लिख दो, इसके अंदर एक्टिविटी के नाम लिख दो। यहाँ पे क्या करता है वो, स्लीप, सॉरी ये था स्लीप का, है ना, आपका जो है ना 8 थी, हाँ ये आपका था स्लीप। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, और 120 डिग्री वाले के बीच में हम क्या लिखेंगे, स्लीप, क्योंकि यही था स्टार्टिंग में जो जो एक्टिविटी दे रखी है। आप देखो टेबल के अंदर देखो, स्लीप के सामने एंगल कितना है, 120। और फिर स्कूल, होमवर्क, प्ले, अदर्स, स्कूल, इसी तरह से चलते जाओ, स्कूल, होमवर्क, प्ले और अदर्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। पहले क्या बनानी है आपको, ये टेबल बनानी है, टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया। और फिर सर्कल कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको पाई चार्ट बनाना सिखा दिया। सिर्फ बच्चों का काम है डी लेके और आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाने हैं एक ही सर्कल के अंदर, ठीक है, आपका ये बन जाएगा। तो पाई चार्ट बनाना कैसे है वो मैंने आपको सिखा दिया। पाई चार्ट को देख के आंसर कैसे देने हैं क्वेश्चन के, वो भी आज के लेक्चर में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1। लेकिन ये 2 लेक्चर जो मैंने आपके बनाए हैं ना, ये बिल्कुल बेस है आपके पूरे डाटा हैंडलिंग का, जो 9th क्लास में भी काम आएगा, 10th क्लास में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये मत सोचना कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे ना, क्वेश्चन आप सीख जाओगे लेकिन पेपर के अंदर थोड़ा बहुत चेंज होके आ गया, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो मैथ को मैं कहता हूँ ना, अगर अच्छे से सीखना है तो उस चैप्टर का पूरा बेसिक सीख लो, फिर कोई भी बच्चा ये कह ही नहीं सकता कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि समझाऊंगा मैं पहले आपको सारा, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। तो अच्छे से करो ये 2 चैप्टर, 2 लेक्चर, और फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.1।